सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अफगानिस्तान के साथ इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। एक 4 रोज़ा बातचीत से कोई काबिल अमल हल नहीं निकल सका है, जिसके बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि अब अफगान तालिबान की धोखादही मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को उनकी पनाहगाहों में ठिकाने लगाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उधर दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। अमरीकी सदर का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बहुत अच्छे शख्स हैं, जबकि फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के खात्मे में अमरीका के किरदार को भी वाज़ेह किया। देखना है कि क्या पाक अफगान कशीदगी में भी वो कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। उधर डोमेस्टिक सियासत की अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अदम एतमाद लाने के मामले पर जारी डेडलॉक ख़त्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने अर्ली इलेक्शन की शर्त पर वज़ीर आज़म अनवर उल हक के खिलाफ अदम एतमाद में हिमायत की यकीन दहानी करा दी है, लेकिन PTI ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का इंदिया दिया। क्या ऐसी कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के क़याम में PTI अभी तक मुश्किलात का शिकार है। इस दौरान गवर्नर KP कैद की तब्दीली की खबरें भी आ रही हैं। क्या वफाक का सूबे में कोई मुतबादिल प्लान है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, PMLN से ताल्लुक़ है, और अहमद उवैस साहब, सीनियर लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। क्या मुज़ाकरात की नाकामी के बाद काइनेटिक ऑप्शन ही बचा है या अब भी किसी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का इम्कान नजर आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल मुज़ाकरात के 2 राउंड चले और दूसरा राउंड तो खैर बहुत तवील चला, इस्तांबुल में जो राउंड था, और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर ममालिक हैं, तुर्की और कतर, उनकी तरफ से इंसिस्टेंस थी चौथे राउंड पे, क्योंकि तीसरे राउंड के बाद मुज़ाकरात जो हैं वो तातुल का शिकार थे। और उसमें हमारी तो कोशिश थी और हमने 1 पॉइंट एजेंडा विद क्लैरिटी ऑफ माइंड हम गए उन मुज़ाकरात में। हमने कहा अफ़गान सॉइल या अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, ये वहाँ पे अटैक्स की प्लानिंग होती है और फिर उनको कैरी आउट किया जाता है। दहशतगर्दी के जो अटैक्स पाकिस्तान में होते हैं, बिलखुसूस सूबा KP में, और उसके साथ जहाँ पे ISKP, FAK, TTA, TTP की जो पुष्पराई की जाती है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, तो उसको फिल फौर रोका जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान की सरजमीन या अफ़गानिस्तान का जो सॉइल है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। और हमने रिटन एग्रीमेंट का उनको कहा, वहाँ पे आपस में ही वो, क्योंकि 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, एक होस्ट, एक कंदहार और एक काबुल से, उनकी आपस में ही कोई तालमेल नहीं मिल रही थी और काफ़ी वो तज़ब्ज़ब का शिकार थे और बार बार जो है जो पॉइंट एग्री हो जाता था उससे फिर वापस चले जाते थे। ये तो कुछ हाल अहवाल उस नेगोशिएशंस के थे। हाउएवर, हैविंग सेड दिस, वो मुज़ाकरात बिल्कुल अधूरे रह गए, और क्योंकि एक हटधर्मी थी अफ़गान जो डेलीगेशन थी उनकी तरफ से, और वो कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं करना चाहते थे, और फिर वो कहते थे कि थर्ड पार्टी इंक्लूड की जाए। तो हम, एक बायलैटरल इशू है, उस बायलैटरल इशू पे हमने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात ये नाकाम हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और आपके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी भूल है। तो ज़ाहिरी बात है कि हम बड़ा स्विफ्टली और रिस्पॉन्सिवली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और बिल्कुल हम वी हैड इनफ, और ये आपकी सरजमीन जो इस्तेमाल होती है, ये आपकी तरफ से पुष्पनाई की जाती है इन ग्रुप्स की, ये जो दहशतगर्दी के ग्रुप्स हैं, तो हम इसकी इजाज़त कतई नहीं दे सकते, बिकॉज हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी ये पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की है, और हमें अपने शहरियों का, अपने सूबे के बासियों का, अपने मुल्क के बासियों का, हमें हर हालत में उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है एट ऑल कॉस्ट। राइट, ठीक है। तो अहमद उवैस साहब, अब अभी आप सुन भी रहे, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने बड़ी वजाहत से बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब किस तरह हालात को ले रही है या सोच रही है।
पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को इंगेज कर लिया, ज़ाहिर है उसकी एक पूरी एफर्ट की और मुस्लिम कंट्रीज़ का, ब्रदरली कंट्रीज़ जो है उनका उसमें बड़ा रोल रहा, बट रिज़ल्ट आपके सामने है। क्या अब भी पीटीआई मुज़ाकरात की हामी है? आप लोग फिर कहेंगे मुज़ाकरात करें, जबकि वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठकर कई दफ़ा चीज़ों को जो है वो डिस्टॉर्ट भी करते रहे, फैक्ट्स को एक्सेप्ट भी नहीं किया बहुत सारे फैक्ट्स को, लेकिन हैविंग सेड दैट वो अब डायलॉग में ये एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, और वो कहते हैं कि आप उनसे बात कर लें उल्टा टीटीपी के साथ। सो आपकी क्या पोजीशन है पार्टी की अब भी इस सिचुएशन को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी अकील साहब ने जो गुफ्तगू की है ना, मेरे ख्याल में अच्छी गुफ्तगू की है, और उन्होंने इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन के मुतालिक जो बताई हैं बातें वो दुरुस्त हैं, और अपनी एफर्ट भी जो है वो भी आई हैव नो रीज़न टू से कि उसको उसमें कोई डाउट है, जो बात हुई है सामने वो दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है कि मैं समझता हूँ कि इट इज़ टू लेट इन द डे। ये नेगोशिएशन का प्रोसेस जो है अफ़गानिस्तान के साथ, ये हमें बहुत पहले प्रियम्प्ट करना चाहिए था कि इंडिया हमारा असल दुश्मन तो हमारा इंडिया है, और इंडिया ज़ख्म खुर्दा भी है। वो कोई ना कोई हमारे से ऐसी हरकत करेगा जहाँ पे वो खुद लड़ाई में सामने ना आए और हमें फंसा दे। लेकिन अहमद साहब, एक मैं आपको बात बताऊं कि ये अपेरेंटली इस वक्त डायलॉग जो हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है, अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट तो पिछले 2-3 साल से जारी है। ये तो अभी एक फोरम्स बन गए जिन पर हम कतर और इस्तांबुल और दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इनके साथ एंगेजमेंट पर्सनल बायलैटरल तो 2 साल 3 साल से ऐसे नहीं होती। आप जरा उनकी डिटेल तो निकाल के देखें ना, क्या नेगोशिएशन हुई है। नहीं, कोई आप देखिए ना वो क्या हुई है। इसाक डार साहब जो हैं वो सुबह गए और 2 घंटे के बाद वापस आ गए चाय पीकर। नेगोशिएशन कभी ऐसे भी हुई हैं। देखिए वहाँ से उनके मामलात जो हैं जहाँ ख़राब हुए हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ, एक सबसे बड़ा जो सबसे लेटेस्ट जो जहाँ पे आके सिचुएशन ख़राब हुई थी वो ये थी कि एक केयर टेकर सेटअप के अंदर, अभी अकील साहब बैरिस्टर हैं माशाल्लाह, समझते हैं सारे कानून की बारीकियों को भी। केयर टेकर सेटअप में जो प्राइम मिनिस्टर इन्होंने लगाया था अनवारुल हक काकड़, उसके पास कोई इख्तियारात थे कि वो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर या प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे और अपना कोई फैसला सुना दे। उसका कोई काम नहीं था कि वो कहता कि अफगानियों को निकाल दो। 4 मिलियन अफगानी यहाँ बैठे हुए थे, ये काम हुकूमत का था। 1 महीने के बाद इंतखाबात होने थे, हुए, गवर्नमेंट बन गई जैसे बनी। ये काम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती, बड़े तरीके से डिप्लोमेसी आप इस्तेमाल करते, गुफ्तगू शनीद होती, कोई तरीक़ेकार वज़ा होता। आपने जब एकदम एक ऐसा ऐलान किया, काकड़ का वो तारीख निकाल के देखिए, उन दिनों की वो जो है स्टेटमेंट्स निकाल के देखें आप, तो ये इग्नाइट की सिचुएशन और इंडिया को आपने मौका फराहम किया कि उनकी और करीब आए। और वैसे एक बात मैं आपको बताऊं अहमद साहब, बिफोर मलिक साहब, बिफोर बैरिस्टर साहब कमेंट ऑन दिस, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो गवर्नमेंट है वो पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत इख्तियारात देकर गई थी इंटरिम गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, इंटरिम गवर्नमेंट को। ये पॉलिसी में के स्टेटमेंट्स पे मैं आपसे एग्री करता हूं कि हो सकता है तजावुज हो गया हो, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो इख्तियारात पीडीएम बहुत ज्यादा इख्तियारात देकर गई थी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को। एनीवेज, मैं जरा बैरिस्टर साहब वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस। जी गो अहेड बैरिस्टर साहब। जी बिल्कुल दुरुस्त बात की, मैं एग्री करता हूं। नहीं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से जो अहमद अवैस साहब ने की कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें केयर टेकर सेटअप जो है कोई ऐसी पॉलिसी डिसीजंस ले सके, और वो जाहिरी बात है। लेकिन आपकी बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि पीडीएम गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एक कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए, ताकि किसी किस्म का तातुल ना हो या किसी किस्म की ब्लॉकेज ना हो चीज़ों में, और वो एक स्मूथली जो है वो रन करें तमाम तर मामले पे, और स्मूथली उसका ऑपरेशन जारी रहे। तो जाहिर बात है कि वो पावर्स दी गई और पीडीएम गवर्नमेंट ने वो दी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग स्ट्रिक्टली मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है या सेटअप जो है उसमें वो पॉलिसी डिसीजंस या इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकते बिल्कुल। और उसके साथ लेकिन जो बात अहमद अवैस साहब ने की कि शायद पहले मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन मैं देखें आई बैक टू डिफर ऑन दिस, और उसकी वजह यह है कि क्या इस मुल्क का वजीर दाखिला, क्या इस मुल्क का वजीर दिफा, क्या इस मुल्क का नायब वजीर आजम और वजीर खारजा, क्या वो मुख्तलिफ मौक़ों पे नहीं गए? अब जो है वो 2 घंटे के लिए जाएं, सुबह जाएं, शाम में वापस आ जाएं, क्या रात सारी गुजारना ज़रूरी है? भाई उनसे बात करनी है, उनको मैसेज देना है, उनको कहना है कि भाई आप अपनी सरजमीन, और प्रूफ देने हैं, जो कि इस दफ़ा भी हमने उनको प्रूफ दिए।
और वो प्रूफ और रिफ्यूट एविडेंस नहीं कर सके हमारी तरफ से जो हमने एविडेंस दिया। और इवन वहां पे जो मीडिएटर्स थे, इंटरलॉक्यूटर्स थे, तुर्की की साइड से भी और कतर की साइड से भी, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने कहा बात तो ये ठीक कर रहे हैं। इस एविडेंस जो सामने आपने रखा है, क्या अफगान डेलीगेशन इसको डिस्क्रेडिट कर सकती है या डिसओन कर सकती है? वो नहीं कर सकी। तो फिर पूरी सिचुएशन में अब आप ये देखें कि मुज़ाकरात में सबसे जो एक टर्निंग पॉइंट था, उन्होंने कहा कि आप जो है अमेरिका को इसमें गारंटर ले आए। भाई क्यों लेके आए अमेरिका को गारंटर? ये बायलैटरल इशू है और अमेरिका क्यों आएगा? देखिए ना, इसमें वो तो चाहते हैं। लेकिन मलिक साहब एक चीज मुझे बताएं कि आप की तो गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़ी तारीफें कर रहे हैं, उन्होंने तो फिर प्राइम मिनिस्टर की और फिर फील्ड मार्शल की तो स्पेशली उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने बड़ा कहा कि वो बड़े उनको बड़ा प्रेज किया है। सो अगर अमेरिका, इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू रिजॉल्व करना चाहता हूँ, अभी नहीं 2-4-5 दिनों की स्टेटमेंट्स हैं ये सारी, तो उसमें अगर अमेरिका इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है तो व्हाई नॉट? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, मैं उसमें आपको बता देता हूं कि फिल वक्त जो अफगान तालिबान रिजीम है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस, ये अफगान तालिबान रिजीम है, दिस इज नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। वो जो भी, जिस किसी ने भी कहा कि दे ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, में नाम नहीं लेता, और उन्होंने कहा कि आजाद हो गए और ये ख्वाजा आसिफ साहब है उनका नाम सर। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं है उनका नाम। इमरान खान ने भी कहा था, बट ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था ना कि ताकतें पति तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। वो उन्होंने, देखे ना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा दे ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। उन्होंने कहा ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टू आइडियोलॉजीज ना सर, दोनों की आइडियोलॉजी में टर्म्स अलग अलग हुई लेकिन बिलीफ सिस्टम तो एक ही था ना। बरकैफ आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि अमेरिका को इसमें लाना, मैं समझता हूँ, एक तो हम किसी हवाले से इस अफगान तालिबान रजीम को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते, और ना हम इनको जो है, जो लेजिटिमेसी इंडिया ने दे दी है अब इनको, अपनी पूरी फुल सर्विस एम्बेसी वहां पे खोल के, और जिसमें तमाम तर चीजें जो है, नई स्टैंप भी इशू हो गई है, वो भी आपकी नजर से पता नहीं गुजरी है कि नहीं गुजरी, और उन्होंने वहां पे पूरा उनका जो फॉरेन अफेयर्स के, जो सो कॉल्ड फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं या मिनिस्ट्री है, उसको लिखा है। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि हम टेक्निकल मिशन से हमने अपग्रेड कर दिया और आपको फुल एम्बेसी दे दी है, तो ये इसके जो पीछे इन द बैकड्रॉप जो चीजें हैं, पसे पर्दा जो चीजें, वो तो देखें कि असल में इसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं। So you don't want to take a support from America despite President Trump. No, we don't want to legitimize them. We don't want to legitimize them, and we don't want them to actually use us through this, peace agreement या ceasefire या एक एग्रीमेंट जो जिसकी बात की जा रही है कि जो हम चाहते थे ये इन राइटिंग करें कि ये कम से कम उसको बेस के तौर पे ना यूज करें कि जी लेजिटिमेसी गेन करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ फिर यही रजीम जो है हर लेवल पे उनके साथ एंगेज भी करे, और फिर डॉलर आना शुरू हो जाए। सबसे बड़ी बात आप ये कह रहे हैं ये ट्रैप है अफगान रजीम की तरफ से। तो ये हम वी डू नॉट वांट टू बी इंक्लूडेड इन दिस। हमारा हमसाया मुल्क है, हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि रिस्पेक्ट के, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के रिलेशन हो, उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात। So, अहमद उवैस साहब वो कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बात कर रहा है तो एविडेंस के साथ बात कर रहा है, वो रिफ्यूट नहीं कर सकते जो एविडेंसेस हमने उन्हें प्रोवाइड किए हैं। इंडिया जब इस किस्म की एलिगेशंस लगाता है तो उसकी वो पोजीशन नहीं होती। अब इंडिया एक पूरा डिज़ाइन कर रहा है गेम, जिसके अंदर वो उनको लेजिटिमाइज भी कर रहा है, जिनको वो सपोर्ट भी दे रहा है, तो ये एक बड़ा गेम है जिसमें पाकिस्तान डोंट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट गेम, और वो उनकी लेजिटिमेसी के लिए वी डोंट वांट टू प्ले आवर रोल। सो आप की वो कह रहे हैं, और हमने बात की है, हमारे टॉप लेवल की लीडरशिप सारी वहाँ पर गई है, उन्होंने सब कुछ किया है। ये अपीजमेंट की पॉलिसी अगर अहमद साहब हम उनके साथ इख्तियार करके रखेंगे तो डेफिनेटली वो ना पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात की जिम्मेदारी लेते हैं, ना अफगानिस्तान से होने वाली एग्रेशन की वो जिम्मेदारी लेते हैं, और उनके इंटरनल जो भी इश्यूज हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, अब वो एक स्टेट बन चुके हैं और वो एक इंटरिम सेटअप है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमारी लैंड से कुछ होगा तो हम उसको टैकल करेंगे। वो अब कोई रैगटैग मलेशिया तो नहीं बची सिर्फ कि वो कहें जी हमें नहीं पता हमारे पक्तिया में, खोस्त में क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान इसको खुद ही हैंडल कर ले या उनसे बात कर ले। अहमद साहब, ये बहुत डिजास्टर्स होगा पाकिस्तान के लिए अगर कभी ऐसा हुआ, ये आप बात याद रखें, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमें जब ये एक प्रॉब्लम देखें, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अब हम उससे आंखें जो है वो चुरा भी नहीं सकते हैं, हम आंखें बंद भी नहीं कर सकते हैं, हमें खुली आंखों के साथ और जहन को इस्तेमाल करना है। एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वहां पर, और क्रिएट जो है
उसमें हमारी पीछे से रॉन्ग पॉलिसीज है, लेकिन जहां तक गलती आई है उस गलती देखिए, जब एक गलती हो जाती है तो बाज़ औक़ात वो उसको आपको ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। ये गलती के बाद दूसरी गलती जो मैं बार बार कहूंगा, बेशक आप ये एग्री करें ना करें, ये जो है वो इनका वो जो दूसरी गलती हुई है वो काकड़ साहब की गलती थी, जहां उन्होंने एकदम से एक बहुत बड़ा मौका फराहम कर दिया इंडिया को। देखो इंडिया को आपको हमसे डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। अभी वो फौजें, आपको पता है इस वक्त वो फौजों की मूवमेंट जो हो रही है उनकी, वो राजस्थान में जो हमारा जो सिंध का बॉर्डर लगता है और साउथ पंजाब का बॉर्डर लगता है, वहां पे फौजों की मूवमेंट एक्सरसाइज की शक्ल में कर रहे हैं और एयर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये अभी और कुछ दिन गुजरेंगे और ये ऊपर और थोड़ा सा आके पंजाब के ऊपर सेंट्रल पंजाब मिडल में भी आएंगे, लेके आते हैं वो। तो हमें उस वक्त जो तंग करेंगे वो इन सूबों में तंग करेंगे। आप कभी जंग नहीं लड़ेंगे हमसे, वो सिचुएशन को प्रलॉन्ग करेंगे और हमें वहां से तंग करेंगे। हमें एंटीसिपेट करनी चाहिए थी ये सारी सूरत हाल और उनके लिए कोई अलबार आ लिया। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये नहीं मैं कहता था इसको आसान सिचुएशन, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन हम अगर वक्त से पहले इसको प्रियम्प्ट कर लेते तो शायद इसका हल आसानी से कोई ऐसा निकल आता है जिसमें कि हम अब तक कोई एक पॉजिटिव तरीके से आगे निकल सकते। लेकिन बहरहाल अभी भी हमें इसको डिप्लोमेसी को इस्तेमाल तो करना है। जो लोग हमारे अंदर आकर टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे उनको तो आर्टिस्ट से हमने बिल्कुल रिपेल करना है, मानना भी है और बिल्कुल उनको मिलिट्री एक्शन होना चाहिए और वो नहीं उनको छोड़ना चाहिए जिंदा। कोई किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टेरिटरी को क्रॉस करके अंदर आके टेररिस्ट एक्टिविटी करे। ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन डिप्लोमेसी का मामला जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर दैट ओपन और हमें करें, बेहतर तरीके से करें, जो भी कुछ करें, क्योंकि इंडिया को सक्सेसफुल हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर हमने मिडिल ईस्ट में हमारी पॉलिसी अच्छी रही है तो हमारी साउथ एशिया में यहाँ पर हमारी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नाकाम रही और यहाँ पे हमने इंडिया को मौका फराहम किया है और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। इसमें बड़ी कैलिब्रेशन और बड़ी एहतियात की जरूरत है। ये मेरा बार बार कहने का मकसद। राइट सर, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, एक तो ये मुझे बताएं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी जो बात की है, बड़ा प्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को, उन्होंने कहा ही इज़ अ फाइटर, दैट्स व्हाई दे कॉल हिम फील्ड मार्शल। बड़े अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फिर 7 जहाज़ गिरने का जिक्र किया, उन्होंने कहा मैंने पढ़ा है कि 7 जहाज़ गिराएं और बड़ा इंडिया को टीज़ किया है। सो अब इस तमाम सूरत हाल को हम, अगेन ये सवाल मैं बार बार करता हूँ ऑन एंड ऑफ, कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में भी बहुत कुछ हो रहा है और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है तो इंडिया के लिए बड़ी डैमेजिंग भी हैं, बड़ा प्रेशर भी है इंडिया के ऊपर, लेकिन इंडिया भी हमें अफगानिस्तान के ज़रिए इंगेज रख रहा है, जो कि हम खुद एडमिट भी करते हैं। तो पहले तो ये बताइएगा इस स्टेटमेंट पे क्या प्राइम मिनिस्टर की से कोई मदद आपको पता है, गवर्नमेंट क्या बात कर रही है, क्या हो रहा है, कैसे सोच रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ इस तरह के स्टेटमेंट जो बार बार आते हैं उस पर? देखें, एक तो इस स्टेटमेंट पे कमेंट करने से पहले मैं बिल्कुल चाहूंगा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जो बार बार काकड़ साहब की बात की जा रही है उससे थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, बिकॉज इतना दूर नहीं है ये तमाम तर मामला। और 2021 अगस्त में जब शैकल्स ब्रेक किए गए या गुलामी की जंजीरें तोड़ी गई, फिर उन्होंने कहा कि 35-40 हज़ार जो आपके हार्डन जो दहशतगर्द हैं ये भी वापस लें, फिर रिहेबिलिटेशन उनकी हुई, उनको वापस ला के बसाया गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन उस वक्त ये भी आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा आपने वहाँ पे जो जिद किया, वहाँ पे जो रजीम थी अफगान तालिबान की, के जो वेस्ट के साथ लोग काम कर रहे थे वहाँ पे अफगानिस्तान में के लोग जो अफगान लोग थे, शहरी थे, उनको आपकी उस वक्त की गवर्नमेंट ने, जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट तस्करों की फ़ोटो कॉपियाँ आप लोगों ने परमिट किया कि जी वो लंडी कोतल जो है या चमन बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके आए। कई फैमिलीज आई क्योंकि वेस्ट ने आपको कहा कि जी वो यहाँ से लेके जाएंगे। 3-3, 4-4 साल गुजर गए, वो आज दिन तक नहीं लेके गए और वो कह रहे हैं बैचेस में लेके जाएंगे। कुछ को वो ले गए,
ज्यादातर तादाद यहाँ पे है। इस्लामाबाद का हाल, आप खुद इस्लामाबाद में रहते हैं, रेंट की प्राइसेस किधर चली गई ये आपने भी देखा। आसमानों पर है सर, आसमानों पर तबाही मचाई, पूरी तबाही मचाई। क्यों? क्योंकि जी वो अफगान जो सिटीजन हैं या जो रिपैट्रिएशन रीसेटलमेंट जिनकी होनी है वेस्टर्न कंट्रीज में, जो कि अभी तक मतलब कई ममालिक हैं यूरोप के और कई ममालिक हैं दीगर उस साइड पे जो अपन इन शहरियों को नहीं लेके गए, जो जिनकी मदद उन्होंने उस वक्त की थी तालिबान के आने से पहले। तो हुआ ये कि अब खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब ये ना कहते और ये हुकूमत ना कहे कि 4 दिहाइयों के बाद भी कि मेहमान नवाजी बस कर दें यार। मेहमान नवाज मतलब मेहमान किसी के घर आता है तो वो फिर जाने का नाम भी तो ले। 4 दिहाइयों के बाद आप कहते हैं कि हम उनको ये भी ना बोलें कि आप वापस चले जाएं अपने मुल्क। आप मुझे बताएं कि क्या बगैर वीजे के या अनडॉक्यूमेंटेड या एज एन एलियन मैं और आप या अहमद अवैस साहब अमेरिका में जाके रह सकते हैं? नहीं, हमें अपना स्टेटस रेगुलराइज करना है ना, रेगुलेट करना है हमें अपना स्टेटस। जहां तक आपने फील्ड मार्शल साहब की बात की, मैं समझता हूं कि देखें ये पहली दफा है हिस्ट्री में दैट द मिलिट्री डिप्लोमेसी अल्हम्दुलिल्लाह एज वेल एज द सिविलियन डिप्लोमेसी, जो हुकूमत की तरफ से मिलिट्री दोनों की तरफ से, उसको हम ऑलरेडी कैपिटलाइज कर रहे हैं एंड इट्स डूइंग वंडर्स राइट नाउ। दुनिया पूरी में अगर आप देखें ये अनप्रेसिडेंटेड है और कई लोग शायद इससे इत्तेफाक भी ना करें, लेकिन अगर ये पाकिस्तान के बेनिफिट में है तो मुझे या किसी और को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वजह यह कि मेरा मुल्क बेनिफिट कर रहा है। ओके अच्छा, आप जरा ये बताइएगा, ये जो गजा में अमन फोर्स भेजने के हवाले से बात हो रही है उस पर गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? देखें अभी फिल वक्त ये बड़ी नेसेंट स्टेज पे है, ये कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ किसी हवाले से। कंसिडरेशन जरूर है बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक ज़ाती व्यू भी है। अगर आपको एक मौका मिलता है, क्योंकि 8 जो मुस्लिम ममालिक थे जो एग्रीमेंट हुआ, गजा पीस डील हुई, उसमें वाज़ेह तौर पे ये चीज़ दर्ज है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी और इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में वो 8 जो मुस्लिम ममालिक थे उनमें से ही जो तमाम तर फोर्स का मामला है या फोर्स के लोग जाने हैं वो होंगे। अब इसकी निटी-ग्रिटीज़ क्या हैं वो तय होना बाकी है। इसके एग्रीमेंट अगर कोई होगा तो होना बाकी है। पाकिस्तान को क्या दावत दी जाती है कि आप ज्वाइन करें, तो ये होना बाकी है। अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज पे है, लेकिन ये एक फ़ख्र की बात होगी, एक सादत की बात होगी कि अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिफाजत के लिए, गजा के वासियों के लिए, जो है फ़लस्तीनियों के लिए जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी और जिनकी नस्ल कुशी की गई, जिसमें पाकिस्तान ने फिल फौर उसको रोकने का खैर मकदम भी किया और इक़दाम भी उठाए और कलीदी किरदार अदा किया इस तमाम तर मामले पे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात होगी और पाकिस्तान को अगर ये सादत और मौका मिलता है तो पाकिस्तान शुड डेफिनेटली गो, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आप कॉन्गो भिजवा रहे हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स, आप डीआरसी भिजवाते हैं, आप दीगर ममालिक में भिजवाते हैं, सूडान या कहाँ नहीं भिजवाते जहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, तो इधर क्यों नहीं भिजवाएंगे? ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। चले एक सवाल का और जवाब देते हैं जरा मजहब के हवाले से, और आपका एक भाईचारा जो रिलेशन है, आपका एक मजबूत रिश्ता है फलस्तीनियों के साथ। हर फोरम पे OIC, UN, जिधर मतलब हर जगह आपने आवाज उनके हक में उठाई और उनका मुद्दा, उनका केस जो है आपने पहले रखा। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान की अगर जरूरत उनको पड़ती है उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी की, तो पाकिस्तान शुड ज्वाइन। ओके राइट, मैं ज़रा अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आता हूँ कि क्या आपके वज़ीर आला की, जब तक आप ज़रा लोकल पॉलिटिक्स पे भी आ जाएं, जब तक आपके वज़ीर आला की मुलाकात नहीं होती इमरान खान से, आप लोग अपनी काबीना तश्कील नहीं देंगे? पहली बात तो ये है कि आप देखिए कि आप इस सारे प्रोसेस के अंदर जो कुछ दिनों से चल रहा है, आपने ये देखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक की अदालतें जो हैं बेअसर हो गई हैं। अदालतें फैसला कर रही हैं, कह रही हैं, ऑर्डर कर रही हैं, और वो ऑर्डर जो है वो इतना जेल सुपरडेंट ताकतवर है कि वो किसी अदालत के ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहा और उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये इस सूरत हाल को देखिए कि डिस्पोटिज्म जो है वो किस हद तक सीप इन कर गया है पाकिस्तान के मामलात के अंदर, और कितना ख़तरनाक है ये। एक तो ये एस्पेक्ट है, सबसे बड़ी बात ये है। वरना ये देखिए ना कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है और एक पार्टी लीडर है, ठीक है वो जेल में है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मिलने के लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ओके, मैं जरा इसका जवाब लेता हूँ। जब अब अदालों को कमजोर कर देंगे, इंस्टीट्यूशन को कमजोर करेंगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट क्या होता है? देखिए मेरी बात सुनिए,
अदारे कमज़ोर होंगे तो इंडिविजुअल जो है फ़र्द ताकतवर हो जाएगा, फ़र्द कमज़ोर होगा तो अदारा ताकतवर हो जाएगा। हम फ़र्द को ताकतवर बना रहे हैं, अदारे को कमज़ोर कर रहे हैं, तो उसके नुकसान तो बहुत आएंगे सामने। बैरिस्टर साहब, आप क्यों मुलाकात नहीं होने दे रहे? वो कहते हैं सीएम की मुलाकात क्यों ना हो। सवाल ये है, अफगानिस्तान वाले से वकील साहब ने बात की थी, मैं मुख्तसर जवाब देना चाह रहा हूँ उसका। जी दे दें। हाँ जी, क्यों? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक इनका थोड़ी सी बात का जवाब भी देना चाह रहा था अफगानिस्तान के हवाले से, अगर आप कहें तो। जी दीजिएगा। वैसा बिल्कुल अब ये कहते हैं कि 4 मिलियन अफगानी थे, उनको यहाँ से ठीक है, क्यों रखा जाए? बिल्कुल दुरुस्त है, उनके निकालने का कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ पर तो आप ये इमरान खान की आपने पीरियड की बात की, वो तो 3 साल का पीरियड था, 3 साल का पीरियड था। उसमें जो कुछ हुआ या नहीं हुआ, आप उसे पीछे भी चले जाइए और उससे आगे भी आ जाइए, तो आप यू विल फाइंड कि उनको वहां पे कोई अरेंजमेंट हमने नहीं रखा हुआ था। बस आपको मिसाल में कंपैरेटर लेता हूँ कि ईरान के अंदर भी 10 लाख अफगानी जो है वो इतना जदीद किस्मों से महाजरीन वहां पे गए थे जंग के दौरान में, और उन्होंने एक इलाका अलग से फिक्स करके और कॉर्डन ऑफ कर दिया था कि ये यहाँ पे रहेंगे, उनके गले में उनके नाम नेम प्लेट होंगी, जहाँ से निकले आएंगे जाएंगे, ये उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से उनको वापस किया। हमने ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे की। अब लोग यहाँ पे 30 साल के अंदर जो यहाँ बैठे रहे, जहाँ उनकी औलादें पैदा हुई, वो पल के जवान हो गए। जिस मुल्क में वो बच्चा पैदा हो जाता है, अगर स्पेशल लेजिस्लेशन आप नहीं करते, वो बच्चा जो है वो उस मुल्क का सिटीजन है। लेकिन अहमद साहब, मसला ये है ना कि उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड रखा, हमारे यहाँ वो सोसाइटी में हर तरफ चले गए। और अभी जो ये बैरिस्टर अकील साहब बात कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद में अंदाज़ा लगाएं, किराया रेंटल इतना हाई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब इतनी इकोनॉमी, इतनी ग्रोथ या इतनी हैपनिंग नहीं है इस मुल्क में जितना यहाँ पर रेंटल एक्सपेंसिव है। और ये एक एग्जाम्पल है, हर बिजनेस के अंदर उनकी पेनिट्रेशन है, हर बिजनेस के अंदर उनका एक्सेस है, हर बिजनेस के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है। मतलब कराची में आप हैरान रह जाते हैं कि जो अफगान सिटीजन्स हैं उनका इन्फ्लुएंस या उनका प्रेशर इतना होता है कि वहाँ के मकामी शहरी जो है वो उस तरीके से वहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते या कारोबार नहीं कर सकते जिस तरह ये करते हैं या करते थे। लेकिन बहरहाल इस इशू को एमिकेबली सॉर्ट करना था, वो नहीं हुआ, अब जिस स्टेज पे चला गया है। तो ये पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स। और ईरान ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया था, हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। बैरिस्टर साहब, गो अहेड, जरा ये भी मुझे बताइएगा कि क्या कोई एक तो वो ज़ाहिर है इनके सवाल का जवाब दें अहमद साहब के कि क्यों नहीं मिलने देते, मुख्तसर क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। दूसरा, गवर्नर की चेंजेस की बात हो रही है केपीके के अंदर, कोई चेंज आने जा रहा है, कोई गवर्नर आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम कुछ चल रहा है, इसमें क्या रियलिटी है? देखिए, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, और जाहिर बात है वो हमारी इत्तेहादी जमात से हैं, और ये प्रेसिडेंट का इस्तेकाक होता है, और आईनी और कानूनी तौर पे तो प्रेसिडेंट बिल्कुल वैसे पूरा जुमला आपका ये था कि मेरी नॉलेज में नहीं है और अगर होगा तो आपको बताऊंगा नहीं। नहीं, मैंने आपसे जो गुजारिश की है कि ये क्योंकि प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट होती है, और जाहिर बात है कि प्रेसिडेंट को ही वो इस्तीफा दे सकते हैं, और प्रेसिडेंट की अपनी पार्टी से है। मतलब ये भी इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। लेकिन बरकैफ अगर वो उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो उनकी सवाबदीद है, क्योंकि ये उससे रिलेटेड तो नहीं है। और बिल्कुल जो आईनी ओहदों पे हमारे इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो बिल्कुल वो सारे आपके सामने है कि कौन कौन से आईनी ओहदे पे वो हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं। जहाँ पे बात ये की जाए इस तमाम तर मामले पे, फिर कहा जाए कि वजीर आला को क्यों नहीं मिलने दिया जाता। देखिए, कौन से आइन और कानून में लिखा है, माशाल्लाह मेरे से बहुत सीनियर हैं, बहुत लर्नड हैं अहमद अवैस साहब, मुझे बताएं कि जनरली हाँ ये होता रहा इन द पास्ट कि पॉलिटिकल मीटिंग्स होती नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग क्या जेल रूल्स और जेल मैनुअल में ये बात दर्ज नहीं है कि सिर्फ फैमिली और वकला की मुलाकात होगी, और फिर उसके बाद ये कह देना, क्योंकि अभी तक मेरी नजर से तो ये अदालती ऑर्डर नहीं गुजरा जिसमें लिखा हो कि सुहेल आफरीदी साहब सीएम केपीके को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता जो उनके बाय नेम हो। अगर वो अदालत से कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं तो देन इट कांट बी थ्रू एज सीएम, इट हैज टू बी इन पर्सन इन द सेंस के वो अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं। सीएम से मिलने की तो मैं नहीं समझता कि सीएम के ओहदे को सामने रख के फिर आप उसको बेस बनाएं और कहें कि मुझे एक जो इनमेट है उससे मिलने दिया जाए।
इस तमाम तर मामले पे। तो ये किसी आयन और कानून में भी नहीं लिखा हुआ। मैंने तो नहीं देखा, एटलीस्ट आर्टिकल 129 और 130 का मैंने डिटेल्ड मुतालिया कल से कर रखा है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं लिखी कि आप किसी इनमेट से जाके, किसी सजा याफ्ता इंसान से जाके मुशावरत करें काबीना के ऊपर। हालांकि कोर कमांडर से मुलाकात की, तो मैंने कल भी ये बात की कि उसके लिए तो कोई इजाजत नहीं ली, कोई मुशावरत नहीं की, वो तो मुलाकात कर ली, और लेकिन काबीना की फॉर्मेशन के लिए आपको मुलाकात करनी है, ये किस आइन और किस कानून के तहत है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप काबीना की फॉर्मेशन के लिए करें। और फिर वो फैसला जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आया था, उसको इतना सेलिब्रेट किया था इमरान खान साहब ने खुद। उन्होंने कहा कि ये नाअहल हो चुके हैं, सेनेट की टिकट और पार्टी की सदारत नहीं रख सकते। और आपको याद होगा कि वो फिर 2018 का PLD का केस था सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद 2024 PLD भी जब आया, क्योंकि अहमद अवैस साहब हैं हमारे साथ, एंड ही इज अ लर्नेड लॉयर, सो ही विल नो कि वो जो 2024 का भी PLD का केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने यही इस्टेब्लिश किया कि उन्होंने कहा वो नाअहली 5 साल के लिए होगी, क्योंकि इमरान खान साहब की नाअहली 2022 में हुई थी, तो 5 साल लगा लें, तब तक तो वो नाअहल हैं ही। चलो मैं जरा इनसे जवाब ले लूं। अहमद अवैस साहब, योर टेक ऑन। अदालत सिर्फ बकायदा हुक्मनामा सादर हो रहा है, और ये नहीं कि अकेला जज कर रहा है, 3 जज फुल कोर्ट यानी फुल बेंच जो है वो बैठ के एक ऑर्डर कर रहा है, और ऑर्डर आपको वे नहीं छोड़ रहे। अब आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 जो है वो कम इन टू प्ले कि आप जब कोई ऑर्डर हुक्मनामा जुडिशियल होगा तो वो तमाम अदारों के लिए लाजिम है उसको इम्प्लीमेंट करना, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ सिटिंग है के लिए। तो ये छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बढ़ा देना कि वो एक कंटेंशन की शक्ल अख्तियार कर जाए, एक प्रॉब्लम बन जाए। सुबह आगे वहां पे आग लगी हुई है, आपके ऊपर तेल डाल रहे हैं बजाय से कि उसको बुझाने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि कोई इसके पीछे मंतक कोई और है, सिचुएशन को प्रेसिपिटेट करके आप कुछ और हासिल करना चाह रहे हो। और ये हमेशा जब भी एक इस किस्म के हाइब्रिड सिस्टम आ जाते हैं तो फिर ये क्योंकि ये कमजोर पड़ जाते हैं और एक फर्क बहुत मजबूत हो जाता है, तो उसकी बातें हार माननी पड़ती हैं, और ये इवेंचुअली नुकसानदेह होता है मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो हिस्ट्री बताती है बहुत नुकसान दे रहा शुरू से अब तक, और यही सूरत अब भी हम 2-4 हैं। अब क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत खराब है, इंडिया को बहुत मौका मिला हुआ है, हमें बहुत एहतियात से चलना चाहिए और छोटी छोटी बातों से गुरेज नहीं करना चाहिए, और इनके ऊपर खुले दिल के साथ इनको मेल मुलाकात के ऊपर कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। वो जेल में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो वहाँ से कोई एटम बम तो नहीं चला देगा, या वो रॉकेट लेकर तो नहीं बैठा हुआ। राइट, अहमद उवैस साहब, थैंक यू सो मच। सीनियर लीडर साहब बैरिस्टर अकील मलिक, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।